हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम टर्म्स को पढ़ने वाले हैं, लिटरेरी टर्म्स को। ये थ्योरी बेस्ड आपकी क्लास होगी और इस वीडियो में हम अफेक्टिव फैलेसी के बारे में जानेंगे कि अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है, देन इसमें फेबल क्या होता है एंड पैरेबल क्या होता है, प्रोवर्ब क्या होता है, इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और ये टर्म है एम.एच. अब्राहम से ही लिया गया है ये टर्म और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ये हमारा टीजीटी का प्रैक्टिस बैच चल रहा है जो आपको ओनली 269 में ही मिल जाएगा, जिसमें से हमें कितना करना है 50 प्रैक्टिस सेट करने हैं, जिसमें से हमने 32 प्रैक्टिस सेट 31 प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस प्रैक्टिस बैच में तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है 8081848735 पे कर सकता है। बाकी ये पीडीएफ है, ये सारे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये इसमें आपके 4 राइटर के आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट है, इसमें भी प्रैक्टिस है। और ये आपके लिटरेरी टर्म्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच के सारे आपके एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस। तो ये वाली पीडीएफ भी अगर आपको लेनी है या ये पूरी फुल्ली वो है क्या बोलते हैं थ्योरी बेस्ड है, तो अगर आप ये पीडीएफ, ये ग्रामर की है, ये पीजीटी वालों के लिए। तो अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तब भी इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। कह रहा है कि अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है। अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, भावात्मक भ्रांति। फैलेसी मतलब ही होता है भ्रांति, ठीक है, भ्रांति। अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है, जब हम जैसे किसी भी लिटरेरी वर्क का मूल्यांकन करते हैं, जैसे कोई लिटरेरी वर्क हम पढ़ रहे हैं और उसका अगर हमें मूल्यांकन करना है कि ये जो बुक है, ये जो नॉवेल है, ये अच्छी है कि बुरी है, तो अगर वो नॉवेल हम पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं और इतना भावुक हो गए हैं कि हम रो दिए, हमारे आँख से आंसू निकल गया है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे आपने कहा कि बहुत अच्छी नॉवेल है या बहुत अच्छी बुक है, इस बुक ने या इस नॉवेल ने मुझे क्या किया है, रुला दिया है, और सच में बहुत अच्छी नॉवेल है। तो ये जो आप जो उसका मूल्यांकन कर रहे हो ना, ओनली भावुक होके कर रहे हो, ना कि उसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, ना उसकी स्टाइल देख रहे हो उस बुक की या उस नॉवेल का, ना आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि वो किस टाइप का लिखा है या उसका स्टाइल क्या है। ये सारी चीज़ें ना देखकर आप इमोशन में आके उसका मूल्यांकन क्या कर रहे हो कि हाँ बुक बहुत अच्छी है क्योंकि उस बुक ने आपको रुला दिया। तो ये होता है अफेक्टिव फैलेसी, उसे ही कहा जाता है अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है। मतलब उसके इमोशन से, मतलब उस बुक ने आपको रुला दिया है तो आप क्या है उसमें भावुक हो गए हो, भावुक में आप कह रहे हो बुक बहुत अच्छी है, जबकि आपने बुक के ना स्टाइल को देखा, ना ही स्ट्रक्चर को देखा, किसी भी चीज़ को आपने नहीं देखा, ठीक है, उसकी क्वालिटी को नहीं देख रहे हो, बस उस भावनाओं में बह के आपने उसकी इवैल्यूएट कर दी हो, हाँ बहुत अच्छी है, तो वो होता है अफेक्टिव फैलेसी। आइए देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। द अफेक्टिव फैलेसी इज द मिस्टेकन प्रैक्टिस ऑफ इवैल्यूएटिंग अ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन हाउ इट मेक्स द रीडर फील रादर दैन एनालाइजिंग इट्स स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे बोला गया है टेक्निक या मीनिंग विद द टेक्स्ट। तो जब रीडर क्या करता है, बुक को पढ़ता है, बुक पढ़ते पढ़ते वो भावुक हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ होगी जो वो बुक उसको भावुक कर देगी और रीडर क्या कह देगा, हाँ बहुत अच्छी बुक है। तो ये होता है अफेक्टिव फैलेसी। बल्कि उसके स्ट्रक्चर को नहीं देखता, ना ही उसके टेक्निक को देखेगा कि बुक के अंदर जो स्टाइल है, जो टेक्निक है, जो स्ट्रक्चर है, उसको देख के इवैल्यूएट किया जाए कि क्या राइटर ने सही अच्छे से स्ट्रक्चर यूज़ किया है, टेक्निक यूज़ किया है, टेक्स्ट में जो स्टाइल है उसको अच्छे से यूज़ किया, वो ना देखते हुए बस थोड़ा सा आपने इमोशनल हो गए पढ़ते पढ़ते, आपने उसको इवैल्यूएट कर दिया बहुत अच्छी है। तो ये होता है अफेक्टिव फैलेसी, ठीक है। अब यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है अफेक्टिव फैलेसी। अब इधर हम जानेंगे ये जो अफेक्टिव फैलेसी है इसको क्वाइन किसने किया था। तो क्वाइन बाय वी.के. विम्सेट, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वी.के. विम्सेट एंड मोनरो सी ब्रैडसले, ये 2 नाम आता है जब भी बात आपका अफेक्टिव फैलेसी का आता है, ठीक है। तो इन्होंने ना अफेक्टिव फैलेसी भी क्वाइन किया है और इन्होंने इंटेंशनल फैलेसी भी क्वाइन किया है। ये दोनों ही फैलेसी इन दोनों ने ही क्वाइन किया है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अफेक्टिव फैलेसी में कौन रहता है, तो रीडर के लिए जाना जाता है, रीडर, यानी कि रीडर इवैल्यूएट करता है बुक, किसी भी टेक्स्ट को। और इंटेंशनल फैलेसी किसके लिए जाना जाता है, राइटर। यहाँ पे क्या होता है, राइटर के लिए जाना जाता है जो इंटेंशनल फैलेसी, यानी कि जो राइटर लिख रहा है, बुक लिख रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, उसकी फैलेसी होती है, ठीक है। लेकिन दोनों ही ये जो टर्म है इसको क्वाइन करने वाले आपका यहाँ पे नाम आता है वी.के. विम्सेट एंड मोनरो सी ब्रैडसले,
ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन्होंने कब किया था? 1949 में किया था ये जो टर्म है अफेक्टिव फैलेसी, और इनका इससे था दी अफेक्टिव फैलेसी, उसमें इन्होंने इसको कॉइन किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि वी.के. विम्सेट, दो नाम आते हैं, वी.के. विम्सेट एंड मोंडे सी ब्रेसले। 1946 था, 1946 में इन्होंने अपने एस्से में इसको दी अफेक्टिव फैलेसी को कॉइन किया था। दी अफेक्टिव फैलेसी ये एक पार्ट है न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट का। ये याद रखना है कि जो अफेक्टिव फैलेसी है ये एक पार्ट है न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट का। न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट का इससे रिलेटेड है, और जिसका मतलब, जिसका उद्देश्य क्या था कि राइटर के इरादे या रीडर की भावनाओं के बजाय केवल टेक्स्ट के अंदर ही अर्थ खोजा जाए। ये न्यू क्रिटिसिज्म का उद्देश्य था। जो न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट था उसका उद्देश्य यही था कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर ही खोजा जाए, उसका अर्थ खोजा जाए, ना कि रीडर की भावनाएं या राइटर के इरादे। हमें ये जानने का कोई शौक नहीं है। जैसे कि इंटेंशनल फैलेसी में क्या होता है, इंटेंशनल फैलेसी में भी यही चीज़ होती है कि वहाँ पे टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो, तो टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते आप ये देखने चले जा रहे हो कि राइटर का इरादा क्या था, राइटर ने क्या लिखा, राइटर का इंटेंशन देखने लग जा रहे हो कि राइटर ने आखिर ऐसा क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा। बल्कि और उसी तरह यहाँ पे देखेंगे अफेक्टिव फैलेसी में भी वही चीज़ है। रीडर क्या करता है, अपनी भावनाओं, अपनी इमोशन से इवैल्यूएट करता है, बल्कि ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है। तो न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट का यही उद्देश्य था कि ये दोनों चीज़ें आपको नहीं करनी है, बल्कि आपको टेक्स्ट के अंदर ही अर्थ खोजा जाना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, कहना ये था टू प्रमोट ऑब्जेक्टिव एनालाइज एंड क्लोज रीडिंग अवॉइडिंग इमोशनल सब्जेक्टिविटी। उद्देश्य ये था कि अगर कोई भी मतलब लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर बनाना, ना कि उसमें निजी भावनाओं, मतलब निजी भावनाएं नहीं डालनी। अगर आप किसी भी टेक्स्ट का इवैल्यूएट कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, तो उसकी लैंग्वेज पे जाओ, उसके स्टाइल पे जाओ, उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करो। ठीक है, एनालाइज करो, ना कि इमोशन पे जाओ। ये चीज़ें इसमें बोले। लेकिन यहाँ पे किसी ने क्रिटिक भी किया, यहाँ पे आलोचना भी हुई इस चीज़ को। ये चीज़ तो नहीं मानता था, ये जो अफेक्टिव फैलेसी है या इंटेंशनल फैलेसी है, ये चीज़ तो नहीं मानता था। लेकिन इसका क्रिटिक, इसका जो अपोज है वो किसने किया था? तो ये आई.ए. रिचर्ड्स ने किया था। या रीडर रिस्पॉन्स याद रखना है या आई.ए. रिचर्ड्स याद रखना है। तो ये क्या किए थे, इनका मतलब उन्होंने क्रिटिक आलोचना की। जिस तरह वहाँ पे कहा गया कि अफेक्टिव फैलेसी में रीडर को इस तरह इमोशन के भावनाओं में बहकर नहीं इवैल्यूएट करना चाहिए, इनका मानना ये था, ये जो रीडर रिस्पॉन्स है या फिर एक नाम याद रखना आई.ए. रिचर्ड्स, इनका मानना ये था कि होना चाहिए। अगर आप किसी टेक्स्ट की मूल्यांकन कर रहे हो तो वहाँ पे रीडर की भावनाएं भी ज़रूरी हैं। मतलब टेक्स्ट के साथ साथ रीडर की जो भावनाएं हैं वो भी ज़रूरी है। ये कौन मानता था? ये रीडर रिस्पॉन्स का मानना था, यानी कि आई.ए. रिचर्ड्स का मानना था। ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनका कहना था, इन्होंने अपोज कर दिया था कि थ्योरिस्ट हु बिलीव द रीडर्स फीलिंग एंड इंटरप्रिटेशंस मैटर इन अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। तो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक कहते थे कि रीडर की भावनाएं और टेक्स्ट के साथ उसकी जो सहभागिता का भी अर्थ निर्माण भी महत्वपूर्ण है, मतलब दोनों ही जरूरी हैं। लेकिन ये अफेक्टिव फैलेसी का नहीं मानना था, यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट का ये मानना नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, दिस नॉवल इज़ ग्रेट बिकॉज इट मेड मी क्राई। जैसे किसी रीडर ने कोई टेक्स्ट पढ़ा, कोई नॉवल पढ़ा और कह दिया कि ये जो नॉवल है ना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ग्रेट है, क्योंकि इसने मुझे क्या किया, रुलाया है। तो ये क्या हो गया, ये भावनाओं में बहकर वो उस नॉवल को इवैल्यूएट कर रहा है, ना कि उसके स्ट्रक्चर को देख रहा है, ना कि उसके स्टाइल को देख रहा है। ठीक है, तो ये होता है अफेक्टिव फैलेसी। तो दिस इज़ द अफेक्टिव फैलेसी जजिंग बाय इमोशन नॉट टेक्निक। उसके टेक्निक को नहीं देख रहा है, टेक्स्ट के अंदर अर्थ नहीं ढूंढ रहा है, स्ट्रक्चर नहीं देख रहा है, स्टाइल नहीं देख रहा है, बल्कि इमोशन में आके वो टेक्स्ट को क्या कर रहा है, जज कर रहा है। हाँ, टेक्स्ट बहुत अच्छा है क्योंकि उसने उसे क्या कर दिया, रुला दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्या है, द ऑथर यूजेज विविड इमेजरी एंड सॉम्बर टोन इन कन्वे ग्रीफ। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इजी ट्रिक भी दिया है। अफेक्टिव मतलब अफेक्ट इमोशन, और फैलेसी मतलब मिस्टेक, मतलब इमोशन में आके आप वो मिस्टेक कर दो, इमोशन में आके आप इवैल्यूएट कर दो, हाँ अच्छी चीज़ें हैं, बजाय उसकी टेक्निक को देखना। तो ये चीज़ें याद रखनी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि अफेक्टिव फैलेसी क्या है। बस एक अफेक्टिव फैलेसी जो न्यू क्रिटिसिज्म मूवमेंट है उसको किसने अपोज किया था, तो रीडर रिस्पॉन्स किया था, जिसका एक नाम आता है आई.ए. रिचर्ड्स। उन्होंने कहा था कि ज़रूरी है रीडर का इमोशन में बहना, टेक्स्ट के साथ साथ रीडर की इमोशन भी ज़रूरी है, ऐसा इनका कहना था। ये अपोज किए थे। अब आते हैं हम एलिगरी पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एलिगरी यानी कि रूपक कथा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रूपक कथा।
एलिगरी क्या होती है? एक ऐसी कहानी होती है, या यूँ बोलो एक ऐसी कविता होती है, या यूँ बोलो एक ऐसी इमेजरी होती है जो दो स्तर पर काम करती है। एक आपका लिटरल होगी, देखिए यहाँ पे बताया भी है, एक आपका लिटरल होगी जिन्हें हम सरफेस स्टोरी कहेंगे, और दूसरा आपका सिम्बॉलिक होगा जिसे डीपर मॉरल, पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल मीनिंग होगा। समझ में आ गया होगा? मतलब एक कहानी होगी और वो कहानी ना दो टाइप की होगी। एक तो लिटरल वो कहानी चलेगी, आपको वो कहानी दिख रही है, ये कहानी चल रही है, आपको कोई कहानी सुना रहा है तो ये कहानी आपको दिख रही है, वो सतही हो गया, लिटरल हो गया, और उस कहानी के अंदर एक डीप मीनिंग छुपी हुई है, ठीक है, एक गहन अर्थ छुपा हुआ है, तो वो होता है एलिगरी। अब ये गहन अर्थ क्या होता है? ये नैतिक भी हो सकता है, यानी कि पॉलिटिकल भी हो सकता है, फिलोसफिकल भी हो सकता है, और आपका मॉरल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ये होता है एलिगरी। अच्छा, इसके फीचर्स देख लेते हैं, फीचर क्या क्या हैं इसके एलिगरी के। तो एक्सटेंडेड मेटाफर इसमें यूज़ होता है, यानी कि रन्स थ्रू द इंटायर स्टोरी, पूरी स्टोरी में क्या होती है, पूरे प्लॉट में फैली रहती है, एक एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ होता है, यानी कि एक विस्तृत रूपक होता है, ठीक है। और सिम्बॉलिज्म, कैरेक्टर्स, इवेंट्स स्टैंड फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। इसके जो कैरेक्टर होते हैं, यानी कि अगर सिम्बॉलिज्म में होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो सिंबल के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स जो हो गए या इवेंट हो गए, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए होते हैं। पर्पस क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पर्पस होता है टू टीच अ क्रिटिक सोसाइटी इन एन इनडायरेक्ट क्रिएटिव वे, यानी कि ये क्या होता है कि पढ़ाया जाता है, मतलब पर्पस ये होता है, उद्देश्य ये होता है एलिगरी का कि जटिल विचारों को सरल तरीके से प्रस्तुत करना या सामाजिक आलोचना करना। जैसे कि आप देख सकते हो जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म, अगर आपने पढ़ा होगा जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म, तो इसमें जो लिटरल मीनिंग चलती है एनिमल्स फ्रॉम देयर ओन गवर्नमेंट, ठीक है, जानवर अपने ही मालिक को भगाकर स्वतंत्र समाज बनाया। तो ये एक सतही मतलब क्या बोलते हैं स्टोरी चल रही है, लेकिन इसका अगर रूपक अर्थ देखा जाए या इसका सिंबॉलिक अर्थ देखा जाए या यूँ बोलो कि इसकी डीप मीनिंग देखा जाए तो अ क्रिटिक ऑफ स्टालिन्स, ठीक है, स्टालिनिज्म एंड, ये किसकी आलोचना की गई थी? स्टालिनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म, इन दोनों की आलोचना की गई थी, यानी कि इनकी आलोचना करके एक स्टोरी बताएगी, लेकिन डीप मीनिंग ये थी कि इनकी आलोचना की गई, यानी कि जो रूसी क्रांति है और जो स्टालियन के उदय का प्रतीक है, इसके बारे में स्टोरी बताई जा रही है, लेकिन वो एनिमल, ये सतही मीनिंग है, एनिमल्स के बारे में कोई स्टोरी चल रही है एनिमल फॉर्म में, वो आपकी स्टोरी चल रही है, लेकिन उसकी डीप मीनिंग थी ये वाली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नेपोलियन को बताया स्टालिन एंड स्नोबॉल्ड, ये आपने याद रखना है। इजी ट्रिक यही है कि एलिगरी ऑल एलिमेंट्स इन द स्टोरी रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, यानी कि सारे जो स्टोरी के एलिमेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी और चीज़ को, ठीक है, किसी दूसरे विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो गए, चाहे वो स्थान हो गया, चाहे वो घटनाएं हो गए, वो किसी न किसी दूसरे विचारों को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये एक कहानी होती है, कहानी के भीतर छिपी एक कहानी होती है, बस इतना याद रखना है, वो एलिगरी होती है। एक कहानी रहेगी, उसके अंदर एक कहानी चलेगी, एक सरफेस पे होगी, एक डीप उसकी रहेगी, बस इतना ध्यान रखना है। ये रहा आई स्टोरी टेलिंग अनदर स्टोरी इन डिस्गाइज, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, फेबल क्या होता है, फेबल को भी समझ लेते हैं। फेबल मतलब एक मॉरल स्टोरी होती है। डिफिनेशन क्या होता है, एक फेबल इज़ अ शॉर्ट टेल, एक छोटी सी कहानी होती है जिसमें जानवर जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, बस इतना याद रखना है, और लास्ट में ये एक मॉरल लेसन देके जाती है, बस यही होती है फेबल। अच्छा, फेबल को एपोलॉग भी कहते हैं, ये एग्जाम में आया था, एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, एपोलॉग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। फेबल इज ऑल्सो नोन एज एपोलॉग, ये आपने ध्यान रखना है। ये एक छोटी सी स्टोरी होती है और इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। दैट टीच अ मॉरल लेसन, और लास्ट में ये एक मॉरल लेसन दे जाता है, यूजली स्टेड एट द एंड। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या है, एनिमल एज कैरेक्टर्स विद ह्यूमन ट्रेट्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो एज ए कैरेक्टर होते हैं, यानी कि ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं, जानवरों को मानो गुण दिए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मेट में होती है स्टोरी जो फेबल होती है, और क्लियर मॉरल होता है, यानी कि ऑफन लाइक का प्रोवर्ब, ये प्रोवर्ब की तरह होती है, आप इस तरह याद रखोगे, यानी कि मॉरल लेसन दिया जाता है, सिंपल। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिर्फ होता है एक लेसन देना अबाउट बिहेवियर या एथिक्स का, ये ध्यान रखना है। मतलब ये बहुत ही क्लियर होती है, सरल नैतिक शिक्षा होती है जो अक्सर अंत में कही जाती है। उद्देश्य होता है व्यवहारिक जीवन के लिए कोई शिक्षाप्रद संदेश देना, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि फेमस एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है फेमस एग्जाम्पल द टॉर्टोइस एंड द हेयर, यानी कि जो कहानी है खरगोश और कछुए की जो कहानी है उसके बारे में, अगर कोई आपको खरगोश
खरगोश और कछुए की कहानी सुना रहा है। जैसे खरगोश अपनी तेज़ी पर घमंड करता है और दौड़ में क्या हो जाता है, कछुए को चुनौती देता है और दौड़ में खरगोश सो जाता है और कछुआ जीत जाता है। तो ये इससे क्या हो गया कि आपको ना यहाँ पे एक लास्ट में आपको ना एक मॉरल लेसन दिया गया। मॉरल लेसन क्या था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है मॉरल लेसन। इसमें क्या है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि धीरे और लगातार प्रयास करने वाला ही जीतता है, जैसे कि कछुआ जीता था। तो यहाँ पे यही हो गया मॉरल लेसन देना। इस कहानी का मतलब कोई आपको कहानी सुना रहा है तो इसमें एक मॉरल लेसन दिया जा रहा है कि आप अगर आप धीरे ही चल रहे हो बट लगातार प्रयास कर रहे हो तो जीतोगे एक दिन ज़रूर। जैसे कि इस समय आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले एग्ज़ाम की डेट नहीं है लेकिन तब भी अगर आप धीरे कर रहे हो और लगातार कुछ ना कुछ पढ़ाई करते जा रहे हो तो आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिक, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चौथे पे क्या है, पैरेबल। पैरेबल क्या होता है, पैरेबल को भी समझ लेते हैं। बहुत इजी है ये सारी चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने इसको लेके आया ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाओ। डिफिनीशन क्या है, पैरेबल भी एक शॉर्ट ही होती है, बहुत शॉर्ट होती है। ये सब डिफिनीशन आपने याद रखनी है और सिंपल स्टोरी होती है ये भी। बट इसके जो कैरेक्टर होते हैं ना, ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें भी मॉरल लेसन ही होता है। ठीक है, मॉरल लेसन होता है और थोड़ी सी ये स्पिरिचुअल होती है, रिलीजियस होती है, ये ध्यान रखना है। शॉर्ट ये भी होती है, सिंपल स्टोरी ये भी होती है, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर होते हैं ना वो आपके ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं। मीन टू इलिस्ट्रेट एंड मॉरल आर स्पिरिचुअल लेसन। देखिए, इसमें भी आपको ना मॉरल लेसन सिखाया जाता है, यानी कि किसी नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा को दर्शाने के लिए ही कही जाती है। पैरेबल भी एक स्टोरी होती है और इसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स होते हैं और ऑफन विद रिलीजियस ओवरटोन्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो अक्सर मानव कैरेक्टर वास्तविक जीवन स्थितियों पर आधारित होते हैं। तो इजी है ये भी। ह्यूमन कैरेक्टर्स, दो चीज़ याद रखनी है, शॉर्ट होती है, सिंपल होती है और इसमें ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं। इसमें बस ये याद रखना है, मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन दिए जाते हैं। फेबल में मॉरल लेसन सिर्फ दिया जाता है। ह्यूमन कैरेक्टर्स फेसिंग मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिलेमा, ये याद रखना है। ठीक है, जो ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं वो मॉरल और स्पिरिचुअल डिलेमा फेस करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। पैरेबल में बस इतना ध्यान, मनुष्य होते हैं जो कैरेक्टर होते हैं, किसी संकट या किसी मुसीबत में जूझ रहे होते हैं। सिंप्लिसिटी होती है, नैरेटिव कैसी होती है, बहुत ही साधारण होती है, कहानी समान और सीधी होती है, बट डेप्थ इन मीनिंग, लेकिन इसका जो अर्थ होता है बहुत ही गहन होता है, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगी जब भी ये कहानी रहेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट पे आएंगे इम्प्लाइड मॉरल, यानी कि नॉट ऑलवेज डायरेक्टली स्टेड, ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे क्या होता है कि नैतिक शिक्षा, यानी कि जो नैतिक शिक्षा होती है, शिक्षा अक्सर क्लियर रूप से नहीं कही जाती है। कोई भी आपको शिक्षा अक्सर एकदम स्पष्ट रूप से नहीं की जाती है, बल्कि रीडर को समझनी होती है। इसमें डायरेक्ट नहीं समझाया जाता है कि हाँ ये चीज़ें देखिए, ये कहानी मैंने क्यों कहा था कि इसके पीछे ये रीज़न था, नहीं, आपको ना वहाँ पे रीडर को समझना होता है क्या मॉरल लेसन है। फ्रिक्वेंटली फाउंड इन रिलीजियस टेक्स्ट स्पेशली द बाइबल, ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे नीचे आएंगे, ये देखिए, पैरेबल ऑफ द गुड सैमरिटन, न्यू टेस्टामेंट, अ मैन इज अटैक्ड एंड इग्नोर्ड बाय अ प्रीस्ट एंड लेविटी। यहाँ पे एक कहानी दी गई है कि एक घायल व्यक्ति, देखिए इस घायल कैसे आप पहचानोगे कि ये पैरेबल है, जैसे कि यहाँ पे पैरेबल ऑफ द गुड सैमरिटन। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया कि एक आदमी है, एक घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा है और एक पादरी और एक लेवी उसे अनदेखा करके आगे निकल जाते हैं। बट एक जो सामरी होता है, सामरी मतलब क्या बोलते हैं, सैमरिटन, यानी कि जो यहूदियों के लिए, मतलब यहूदी उसे उपेक्षित माने जाते हैं, तो वो बेचारा क्या करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे सराय में ले जाकर इलाज कराता है। तो यहाँ पे वही शिक्षा दी गई है, शिक्षा ये दी गई है, शिक्षा यही कि सच्चा पड़ोसी वही है जो दया करता है, चाहे वो किसी भी जात या किसी भी क्लास का क्यों ना हो, सच्चा पड़ोसी वही है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको शिक्षा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पलम, इजी है ये भी। एग्जाम्पलम से आप ना एग्जाम्पल याद रखना, बस एग्जाम्पल, जैसे कोई उपदेश कोई बैठ के दे रहा है, ठीक है, जैसे कोई, ये रिलीजियस होता है, इतना ध्यान रखना है। जैसे कोई सरमन्स है, उपदेश दे रहे हैं, तो वो उपदेश देते देते आपको समझाया जा रहा है, कई लोग बैठ के सुन रहे हैं, तो वहाँ पे ना किसी एग्जाम्पल के तौर पर, किसी उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुना दिया जाए, तो वो होती है एग्जाम्पलम। बस उदाहरण के तौर पर एक कहानी सुना दिया जाए, ये भी क्या होती है, मॉरल ही होती है, मॉरल सिखाने के लिए रिलीजियस होती है। तो एन एग्जाम्पलम शॉर्ट इलस्ट्रेटिव स्टोरी होती है, एनेक्डोट होता है, इसमें एक कहानी होती है, छोटी सी कहानी सुनाया जाएगा, उपदेश देते देते सुना दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, जिसका उद्देश्य किसी नैतिक शिक्षा या तर्क को प्रमाणित करना होता है। जैसे कोई उद्देश्य दिया जा रहा है और एक कहानी आपके बीच में सुना दिया जाए कि देखो ऐसा, जैसे कोई उपदेश दे रहा है
और लालच की एक कहानी सुना दिया जाए कि लालच नहीं करनी चाहिए, लालच के लिए अब लालच पे एक एग्जांपल दे दिया जाए कि हाँ, दो लोग की कहानी सुना दिया जाए कि हाँ लालच, लास्ट में आपको ये शिक्षा दी जाए कि लालच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यूज टू सपोर्ट अ मॉरल एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट स्पेशली इन सरमन्स एंड स्पीचेस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जिसका उद्देश्य क्या होता है, किसी नैतिक शिक्षा या तर्क को प्रमाणित करना होता है। ये स्पेशली जो मध्यकालीन सरमन्स में यूज़ होता था, जो एग्जाम्पलम होता था। फीचर इसके देखेंगे, यूज इन सरमन्स, प्रेट्रीज और मोरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, किसी उपदेश या तर्क को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है। ड्रॉज फ्रॉम हिस्ट्री, फोकलोर एंड रियल लाइफ, ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक कथा जो या फिर निजी अनुभव से लिया गया कोई एग्जाम्पल हो, वो होता है। पर्पस क्या है, टू टीच और परसुएड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या होता है, पढ़ाना ही होता है, मतलब टीच ही, सिखाना ही होता है। अक्सर ये किसी बड़े प्रवचन या उपदेश या ऐसे में मूल विचार को प्रमाणित करने के लिए ये स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, कैन इंक्लूड फेबल और पैरेबल एज एग्जाम्पल। अगर जैसे कोई उपदेश दे रहा है, वहाँ पे कोई फेबल वाली स्टोरी, जैसे कि ये कछुआ वाली स्टोरी ही सुना दिया जाए, तो वो फेबल ही है। ठीक है, फेबल और पैरेबल यदि किसी उपदेश में ये इसको भी सुनाया जाए तो वो भी एग्जाम्पलम ही माने जाते हैं। जैसे कोई उपदेश दे रहा है और आपको कोई चीज़ सुनाना ही है कि अथक प्रयास करने से क्या होता है, या आपको कोई बताए कि कछुआ वाली ही स्टोरी सुना दे, उपदेश देते देते कछुआ वाली स्टोरी सुना दे, तो वहाँ पे ये जो फेबल हो जाएगा ना, वो भी एक एग्जाम्पलम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एंड द पार्डन्स टेल है, जैसे कि चौसर की कैंटरबरी टेल्स, चौसर की कैंटरबरी टेल्स एग्जाम्पल है ये। द पार्डन्स टेल ये एक एग्जाम्पलम है। 3 men seek to destroy death but end up destroyed by greed over gold। यहाँ पे एक कहानी होती है ना, 3 आदमी होते हैं जो डेथ की खोज में निकलते हैं। एक ओल्ड मैन होता है, उन्हें एक पेड़ के नीचे भेजा जाता है, मतलब एक ओल्ड मैन उन्हें एक पेड़ के नीचे भेजता है जहाँ उन्हें सोने के सिक्के मिलते हैं, और लालच के कारण वे एक दूसरे को मारने की साजिश करते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है, सभी मारे जाते हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य ये, आपको जैसे कोई सुना दिया, यही वाली उपदेश देते देते ये वाली कहानी आपको सुना दिया, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पलम हो गया। यानी कि लालच का परिणाम विनाश होता है। ग्रिड इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल, तो ये चीज़ें याद रखनी है। एग्जाम्पलम ये देख लें, इट इज़ लिटरली अ स्टोरी एग्जाम्पल यूज टू मेक अ पॉइंट अ प्रूव अ मॉरल ट्रूथ। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। सिंपल है, एग्जाम्पलम मतलब एग्जाम्पल, उपदेश देते हुए कोई स्टोरी सुना देना, वही आपका एग्जाम्पलम है, इजी है। और अब आगे आते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब को देख लेते हैं। प्रोवर्ब मतलब कहावत, ये तो बहुत इजी है, बस इतना ध्यान रखना है। प्रोवर्ब भी शॉर्ट होती है, बहुत वाइज सेइंग होती है, दैट एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, मॉरल इंसाइट एंड प्रैक्टिकल एडवाइस ऑफन पास थ्रू जनरेशन। तो प्रोवर्ब बहुत छोटी होती है लेकिन फेमस होती है। जनरली देखा जाए तो ये बहुत ही यूनिवर्सल ट्रूथ बताती है, मतलब छोटी होती है, फेमस होती है, लेकिन क्या बताती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सत्य रहता है। शब्दों में छोटा लेकिन गहरा अर्थ होता है इसका, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, फीचर इसके हैं, ब्रीफ एंड पंची होता है, रिफ्लेक्ट ट्रेडिशन, विजडम एंड कॉमन सेंस होता है। ये इमेजरी ऑफन यूजेज इमेजरी या मेटाफर, इसका इमेजरी या मेटाफर का इसका यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोवर्ब मतलब कहावत, सिंपल है, यानी कि छोटी होती है, फेमस होती है और गहरा अर्थ देती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। ठीक है, द अर्ली बर्ड, ये सारे क्या है आपके प्रोवर्ब है। जैसे कि लुक बिफोर यू लीप, थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कि कुछ करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। है तो बहुत छोटा भी है, फेमस भी है, और आपको क्या लगेगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी बता रहा है, बिल्कुल सही है। जैसे कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, यानी कि काम शब्दों से नहीं बल्कि अधिक प्रभावशाली होते हैं, काम शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। शब्दों बल्कि नहीं, करके दिखाओ, कहते नहीं काम मतलब बोलो नहीं, करके दिखाओ। तो ये क्या है, सारे प्रोवर्ब्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है प्रोवर्ब। तो ये थे, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने अफेक्टिव फैलेसी पढ़ा, एंड अफेक्टिव फैलेसी के बाद हमने फेबल पढ़ा, फेबल को एप्लॉग कहते हैं, ध्यान रखना है, पैरेबल पढ़ा, एग्जाम्पलम पढ़ा, प्रोवर्ब पढ़ा। तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हाँ, ये प्रैक्टिस सेट अगर कोई जुड़ना चाहता है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ये PDF अगर कोई लेना चाहता है तब भी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।